Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be discussing some of the important questions regarding the polity section. So, without any further ado, let's start our today's session. डबल मेंबरशिप के बारे में पूछा गया है. इफ़ अ पर्सन इज चोजन फॉर द मेंबरशिप इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों में अगर एक पर्सन चूज या अपॉइंट हो जाता है, हिज सीट इन द लोकसभा बिकम्स वैकेंट बाय डिफ़ॉल्ट. पहले दोनों पढ़ लेते हैं, मैं पूरा आपको कंसेप्ट ही समझा दूंगा. इफ़ अ मेंबर इज इलेक्टेड टू द यूनियन पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर, his seat in parliament becomes vacant if he does not resign his seat in the state legislature within 6 months. देखिए, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ, देन आई विल कन्वे यू ऑल द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द डबल मेंबरशिप. सबसे पहले डबल मेंबरशिप का बारे में RPA 1951 में सब चीज़ लिखी गई है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन. ये याद रखनी है. ये गलत है, ये भी गलत है. क्यों गलत है अभी देख लीजिए. देखिए, राज्यसभा एंड लोकसभा, दीज आर द हाउसेज इन द पार्लियामेंट. इसका मतलब द कम्यूटेशन बिटवीन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विल टेक लेस डेज, एंड द कम्यूटेशन between the parliament and the state legislature is huge because the distance is huge, hence it will take more days. तो आपको ऐसे याद रखना है 10 days and 14 days. Now suppose you have been elected on seats of both the houses of the parliament. So every time RPA 1951 has taken the responsibility that you will be given the ground level job. Understood? सो राज्यसभा और लोकसभा में ग्राउंड लेवल जॉब क्या है? इसका मतलब भाई तुम लोगों से जुड़े रह के काम करो. यू आर द पब्लिक सर्वेंट्स, सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ ऑन द ग्राउंड लेवल एंड गिव योर सर्विस ओवर देयर. इसका मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप इलेक्ट होते हो, सो RPA 1951 विल थ्रो यू ऑन द ग्राउंड सर्विस. लोकसभा, इन द राज्यसभा ऑटोमेटिकली योर सीट विल बिकम वैकेंट. कब? 10 दिन के भीतर. 14 डेज पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी. डिस्टेंस ज़्यादा है तो 14 डेज थोड़ा टाइम लगेगा ना भाई डिसाइड करने में. इफ़ यू हैव बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर इन बोथ द सीट्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, then again RPA 1951 has taken the responsibility to throw you at the ground level. इसका मतलब yes, स्टेट लेजिस्लेचर में जाओ, पार्लियामेंट में आपकी कोई जगह नहीं है इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन. यहाँ क्या लिखा है? इफ़ अ मेंबर इज इलेक्टेड टू द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, हिज सीट इन द पार्लियामेंट बिकम्स वेकेंट ऑफकोर्सली इफ़ ही डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months. वैसे भी ये इलॉजिकल है. 6 months आपको क्यों हम सर्व करने देंगे? 6 weeks लिखा होता तो भी हम एक डाउट ले लेते हैं, ठीक है, बट 6 months बात ही नहीं. तो 14 डेज एंड 10 डेज ऐसे याद रखना है. RPA 1951 में लिखा हुआ है. फर्स्ट MCQ. सेकंड MCQ, ग्राउंड लेवल पे भेजेगा हमेशा. 10 दिन टाइम दो डिसीजन के लिए. कब दोगे? जब हाउसेस पास पास हो. राज्यसभा लोकसभा कितना ही दूर है, इधर उधर चले जाओ तो 10 दिन कम देंगे. कहाँ फेंकेगा? ग्राउंड लेवल पे, लोकसभा में फेंकेगा. 14 डेज स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट थोड़ा दूर दूर है तो थोड़ा टाइम देंगे डिसीजन लेने के लिए, और फेंकेंगे का स्टेट लेजिस्लेचर, ग्राउंड लेवल पे जाओ. सो द आंसर इज डी, और होप सो आप ये कभी नहीं भूलोगे कंसेप्ट. The next question is regarding for the enlargement of the jurisdiction of the State Public Service Commission. The State Legislative Assembly and Council share equal powers. Yes. Contrary to the popular view, which is also correct, the generalization has been the Legislative Assembly is more powerful than Legislative Council. But there are instances, exceptions, where both have equal power, and this is one of those exceptions. When an ordinary bill which has originated in the state legislative council and was sent to the assembly is rejected by the assembly, the bill is sent, अरे कुछ नहीं होता भाई, the bill becomes dead. अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया, वापस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास आ गया, तो इसका मतलब वो पास माना जाएगा. अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कुछ, and these recommendation has been tabled in the legislative assembly and legislative assembly has rejected it, इसका मतलब that
बिल हैज़ बिन पास्ड इन द ओरिजिनल फॉर्मेट। सो यहाँ दिखती है पावर लेजिस्लेटिव असेंबली की। और कहाँ दिखती है? द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ नो इफेक्ट से इन द रेटिफिकेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यहाँ दिखती है। सो ओनली 2। पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल के बारे में बात करी गई है। द पब्लिक बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर वेयर एज अ प्राइवेट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर। इसका मतलब रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है और अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है, बट गिवन दैट इट इज़ नॉट अ मिनिस्टर। अंडरस्टूड? सो इन द रूलिंग पार्टी सम ऑफ देम आर मिनिस्टर्स एंड रेस्ट एवरीवन इज नॉन मिनिस्टर, बट दे आर इन द पार्लियामेंट एंड दे आर इन द रूलिंग पार्टी। सो ये डिफरेंस अच्छे से जान लेना, बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। अ पब्लिक बिल ओनली बाय मिनिस्टर, अ प्राइवेट बिल अदर देन मिनिस्टर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, और उसको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। अगर रूलिंग पार्टी का नॉन मिनिस्टर भी उसे टेबल कर रहा है, सो इट इज़ अ प्राइवेट मेंबर बिल। इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक बिल्स रिक्वायर्स 7 days notice, absolutely, unlike private bill which needs at least 1 month notice। सो पूरी स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 19 के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 19 358 से लिंक्ड है, और एक और आर्टिकल है 359, ये भी इमरजेंसी से लिंक्ड है। क्या डिफरेंस है? 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी एब्रोगेटेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ऑन द एक्सटर्नल ग्राउंड्स। इसका मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर, एंड नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन और द इंटरनल फैक्टर्स। सो बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 359 और ये आर्म्ड रिबेलियन पता कभी लिया गया था, चेंज कर दिया गया था? पहले ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, बट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 दिस इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय द आर्म्ड रिबेलियन। और जो 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी वो किस पे लगाई गई थी? यस, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे, तभी ये इतना बड़ा चेंज हुआ है। आर्टिकल 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। नहीं, अभी तो बताया 358 अगर हो जाता ये, सो इट हैज़ बिन करेक्ट। सो 1 इज़ करेक्ट एंड 2 इज़ इनकरेक्ट। आर्टिकल 19 358, all 6 fundamental rights will be suspended. In Article 359, only the rights written in presidential order will be suspended. All the rights under Article 19 will be suspended throughout the emergency. यहाँ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे भाई कब तक सस्पेंड है, कब तक नहीं सस्पेंड है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द निटिग्रिटीज ऑफ 358 एंड 359। ये आर्टिकल 19 कंप्लीटली एब्रोगेट कर देता है, और ये 20 एंड 21 रहने देता है ना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पेस वोयाजेस, जूस मिशन एक बहुत न्यूज़ में है, तो ये जूस मिशन किससे रिलेटेड है? जे अगर आ रहा है तो ये जुपिटर से रिलेटेड है, एंड इट इज़ अ EU मिशन। बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है और कुछ मत याद रखिए। मार्स पे नहीं है, नासा ने लॉन्च किया है, नहीं भाई EU ने। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बहुत ईजी स्टेटमेंट दी गई है। 266 के अंडर ये फॉर्म होता है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी 266 के अंडर होता है, बट ये एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे होता है, सॉरी एग्जीक्यूटिव के डिस्क्रिप्शन पे होता है, ये पार्लियामेंट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। और एक और आर्टिकल है 267, इसमें है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच इज़ अंडर फाइनेंस सेक्रेटरी, बट द ओवरऑल हेड इज़ प्रेसिडेंट। इसके लिमिट बढ़ा के 30,000 करोड़ कर दी गई है, देख लेने पर। हाँ, 30,000 करोड़ कर दी गई है, नहीं 300 करोड़, 300 करोड़ कर दी गई है इसकी लिमिट बढ़ा के। और ये भी बाद में आफ्टर द appropriation has been done from the contingent fund of India, the bill should be tabled in the parliament. So post expenditure parliamentary approval is required in this. यहाँ ओनली एग्जीक्यूटिव के हाथ पे है, यहाँ पार्लियामेंट के हाथ में। 267 हैज़ गिवन द पावर्स टू द पार्लियामेंट टू अनेक्ट अ लॉ विच विल गिव लाइफ टू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज नॉट अ constitutional fund, it is a statutory fund. It is a fund to which all receipts of the government are credited and all payments are debited. So this is the exact statement। अगर मेंस में कुछ सवाल पूछ लिया आपको यही लिखनी है। It is at the disposal of the president। अभी तो इतनी मैंने रामायण गा दी यार। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट पे होता है, प्रेसिडेंट में कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव के अंडर होता है। सो ओनली फर्स्ट।
आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, इकोनॉमी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं लाइक बेस, इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। मेरी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी देख लेना, अगर वो नहीं देखनी तो अभी 2025 के लिए मैं वापस लाऊंगा इकोनॉमिक्स की क्लासेस, क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, छोटा सब्जेक्ट है, ओनली कंसेप्चुअल है, अंडरस्टूड। बेस, इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये दोनों कंसेप्ट इससे रिलेटेड है, तो उसी पे बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। इंटरनल टैक्सेशन का एक स्टैंडर्ड है, क्या बनाया गया है, टू निक्स और प्रिवेंट दीज टू थिंग्स, द टैक्स पेइंग अथॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड द corporates that are registered in the country. These both will come to an agreement regarding the pricing of the corporates. अगर एक कॉर्पोरेट वन है और इसकी सब्सिडरी है कॉर्पोरेट टू एंड कॉर्पोरेट थ्री, सपोज दिस इज़ द ऑटो पार्ट्स मेकिंग कंपनी, इसका मतलब ये क्या मैन्युफैक्चर करेगा, सीट बेल्ट्स, देन सॉरी सीट बेल्ट्स हो गया, देन एयर बैग्स, गियर्स, ये सब कर रहा है। एंड C2 एंड C3 आर मार्केट ओरिएंटेड प्योरली ऑटोमोबाइल कंट्री, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो ऑटोमोबाइल्स बेचती हैं। भाई C2 क्या करेगा, यहाँ से अपनी पेरेंट कंपनी से ही सारे ऑटो पार्ट्स मंगाएगा और इनका दाम, इनका प्राइस ये बहुत हाई लगाएगा, क्यों, ताकि इनका प्रॉफिट कम हो जाए। प्रॉफिट क्यों कम करना है, क्योंकि टैक्स पेइंग इनको कम करना है। सो इसको बोलते हैं बेस, इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये मैंने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। इट रिक्वायर्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज टू बी प्राइज्ड एज इफ दे आर कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट एंड अनरिलेटेड एंटिटीज़। तो ये दोनों जो अपनी डिस्कशन करेंगे वो बोलेंगे भाई आप मार्केट रेट पे ही करो, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, आप अपनी पेरेंट कंपनी से ले लो, यू आर अलाउड to procure your raw materials from your parent company, we don't have any hesitation, but do this transaction at per market prices. So transactions between related parties to be priced if they were conducted by independent and unrelated entities, understood? इंडियन पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द ओथ मेंबर्स अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ इंडीड करेक्ट, बट दिक्कत क्या हो गई, प्रेसिडेंट की तो 61 में ओथ लिखी हुई है, क्यों, सॉरी 60 में ओथ लिखी हुई है और 61 में उसका इम्पीचमेंट लिखा हुआ है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, बट थर्ड शेड्यूल येस ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है। एंड किन किन की ओथ एंड अफर्मेशन से डील करता है ये भी आपको याद रट्टा लगाना पड़ेगा, तो वो आप देख लेना, जैसे स्पीकर हो जाता है, तो सीधी बात है प्रेजाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउसेज। तो हमारे पास स्पीकर हो गया एंड हमारे पास चेयरमैन हो गया, देन हमारे पास कैग हो जाते हैं, देन हमारे पास जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लिस्ट दी गई है, आप एक बार जाके देख लेना। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड शेड्यूल में पहले पैसा मांगो, सो एमोल्यूमेंट्स ऑफ द एमपीज़। थर्ड में ठीक है पैसे आ गए तो हम अभी ओथ लेते हैं, ओथ किस किस की है वो भी ध्यान रखना, इमोल्यूमेंट्स किस किस के हैं वो भी ध्यान रखना। देन आएगा हमारे पास फोर्थ शेड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ में क्या आएगा, शेड्यूल कास्ट एरिया। सिक्स में शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेवन्थ में हमारे पास 22 शेड्यूल लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश पार्ट नहीं है। एट्थ में क्या आता है यार, भूल ही गया मैं बिल्कुल। नाइन्थ में भी भूल गया यार मैं। एंड टेंथ में ADL। 11th में पंचायत। 12th में, अरे नाइन्थ शेड्यूल कैसे भूल सकते हैं यार, ये तो एक्सेप्शन है कुछ चीज़ों का ना। नाइन्थ शेड्यूल हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया एंड 12th में म्यूनसिपालिटीज़। 8th में भूल गया यार, 8th में आप कमेंट में लिख के बता दो क्या चीज़ है ना। अ पर्सन इज़ लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ही सिट्स और वोट्स एज अ मेंबर। हाँ जी, 500 उसको हर दिन देना पड़ेगा अगर उसने ओथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो। सो बी ऑप्शन, और ये पक्का देख के आना। फर्स्ट शेड्यूल मैंने बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ राज्यसभा है, फिफ्थ यस, सिक्स्थ AMTM है, सेवन्थ में हमारे पास 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट्स हैं। एट्थ में हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं। नाइन्थ में एक्सेप्शंस है, देन 10th में ADL है, 11th में हो गया, पूरी कंप्लीट हो गई टेबल।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ द, अच्छा है कोई ये पर्टिकुलर न्यूज़ में था, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किसने किया है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विद रेफरेंस टू इंडिया, ये सारी स्टेटमेंट्स कंसिडर कर लीजिए। 21 एज पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़, 25 लोकसभा, 30 राज्यसभा, 35 president and governor. A person must have attained the age of 25 years to be eligible for being a member of the municipalities. The State Election Commission has the power of superintendence, direction, and control over the conduct of all elections in the municipalities. Absolutely right. ये थी आज की पूरी डिस्कशन। होपफुल इट इज़ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन फॉर यू। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगली बार ऐसे ही जोश के साथ मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।